हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचरशिप। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रोक विच वाज अ फेमस पोएम रिटन बाय द फेमस पोएट टी.एस. एलियट. It was first professionally published poem by the American-born British poet T.S. Eliot. Why do we say him American-born British poet? Because ये born तो अमेरिका में हुए थे. He was basically born in America. Basically, he was citizen of America. But in the later years, he became a British citizen in November 1927 में इन्होंने अपनी जो citizenship थी वो change करी थी. He became a British. इट रिलेट्स द वेयरिंग थॉट्स ऑफ द टाइटल कैरेक्टर प्रूफ्रोक. ये जो पोइम है द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रोक, ये प्रूफ्रोक जो टाइटल कैरेक्टर है इसके वेयरिंग थॉट्स को, चेंजिंग थॉट्स को जो है रिलेट कर रहा है. फर्स्टली वी विल नो अबाउट प्रूफ्रोक. प्रूफ्रोक जो है इस पोएम का मेन कैरेक्टर है, टाइटुलर कैरेक्टर है, मेन प्रोटैगनिस्ट है. तो मिडिल एज्ड मैन है, ये एक मिडिल एज्ड मैन है जो कि एक यंग विमेन को प्रपोज करना चाहता है, हु इज यंगर देन हिम. इससे छोटी एक विमेन को प्रपोज करना चाहता है. फॉर दैट ही इज डीपली सेल्फ कॉन्शियस. काफ़ी ज़्यादा ये सेल्फ कॉन्शियस है अपनी अपीयरेंस को लेकर, अपने सोशल स्टेटस को लेकर. सो ही हैज़ अ फियर ऑफ रिजेक्शन, जो कि इस पूरी पोइम में जो है इसके ही वेयरिंग थॉट्स को जो है दिखाया गया है. इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन जून 1915. जून 1950 में ये फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई थी इन द इशू ऑफ पोइट्री मैगजीन ऑफ वर्ड्स में, at the instigation of his fellow American expatriate poet एजरा पाउंड. इनको किसने इंसिस्ट किया था इस पोएम को पब्लिश करने के लिए? इनकी अमेरिकन एक्सपेट्रिएट पोएट एजरा पाउंड. ठीक है, ये मैं आपको लास्ट वीडियो में भी बता चुकी हूँ. टी.एस. एलियट की जो इंट्रोडक्टरी वीडियो थी उसमें मैं आपको ये चीज़ बता चुकी हूँ. सो अमेरिकन एक्सपेट्रिएट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अमेरिकन एक्सपेट्रिएट? एक्सपेट्रिएट होता है ए पर्सन हु लिव एंड वर्क इन अदर कंट्रीज, like T.S. Eliot also living in other country. So the same way Ezra Pound was also living in other country. So both were expatriates and इनके जो friend थे American expatriate poet Ezra Pound ने इनको instigate किया कि इस जो poem को तुम publish करवाओ. It later appeared as one of the poem in Prufrock as other observations in 1917. नाउ वी विल टॉक अबाउट इट्स टाइटल. टाइटल जो है इसका कहाँ से लिया गया है? रुडयार्ड किपलिंग की एक पोएम द लव सॉन्ग ऑफ हरदयाल से. द लव सॉन्ग ऑफ हरदयाल से इनका जो टाइटल है वो लिया गया है. द पोएम्स स्ट्रक्चर, अब जो पोएम का स्ट्रक्चर है इट वॉज हैवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय इलियट्स एक्सटेंसिव रीडिंग ऑफ दांतेज एलिगरी. दांते की एलिगरी को इन्होंने बहुत एक्सटेंसिवली रीड किया, तो इसका जो स्ट्रक्चर है इट वॉज हैवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस दांतेज एलिगरी. एंड इन्होंने कई सेवरल रेफरेंसेस भी जो है लिए हैं, किन के वर्क से? बाइबल से लिए हैं एंड अदर लिटरेरी वर्क्स इंक्लूडिंग, जिसमें शेक्सपियर का हैमलेट है, हेनरी फोर्ड पार्ट 2, ट्वेल्थ नाइट, इन सारे वर्क से इन्होंने जो है रेफरेंसेस ली हुई हैं. This poem is described as drama of literary anguish. Now, what is literary anguish? Literary anguish होता है एक ऐसा वर्क जिसमें किसी एक कैरेक्टर की इमोशनल सफरिंग्स को, डिस्ट्रेस को, उसकी सैडनेस को जो है एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों को दिखाया जाता है. सो दिस इज कॉल्ड ड्रामा ऑफ लिटरेरी एंग्विश, क्योंकि इसमें प्रूफ्रोक की ही इमोशनल सफरिंग्स को जो है दिखाया गया है. इट इज़ अ रेवोल्यूशनरी पोएम. रेवोल्यूशनरी पोएम कहा गया है इसे, विच वॉज डिफरेंट फ्रॉम पोएम्स ऑफ 19th century. इट फॉलोज द कॉन्शियस एक्सपीरियंस ऑफ ए मैन प्रूफ्रोक. एक प्रूफ्रोक नाम के एक पर्सन की कॉन्शियस एक्सपीरियंस जो है उसको फॉलो किया गया, हु वॉज लेमेंटिंग हिज फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल इनर्शिया थ्रू स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. वो अपनी फिजिकल और इंटेलेक्चुअल इनर्शिया को जो है लेमेंट कर रहा है थ्रू स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. थ्रू स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस मीन्स वही बात जिसमें एक कैरेक्टर की कॉन्टिन्यूस और अनएडिटेड, वी कैन से अनएडिटेड इमोशंस, फ्लो ऑफ इमोशंस को जो है थॉट्स को उसके बताया जाता है. सो दैट इज कॉल्ड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. इट इज़ अ ड्रामेटिक इंटीरियर मोनोलॉग. ड्रामेटिक इंटीरियर मोनोलॉग है ये, क्योंकि इसमें प्रूफ्रोक जो है अपने ही मन में ही जो है बातें कर रहा है और हमें
एक पोएम के थ्रू वो बातें जो है हमें पता चल रही हैं, एज ए रीडर हम उसको उसकी फीलिंग्स को जो है समझ पा रहे हैं. सो दिस इज ड्रामेटिक इंटीरियर मोनोलॉग है ऑफ प्रूफ्रॉक स्ट्राइकन विद फीलिंग्स ऑफ आइसोलेशन एंड एन इनकेपेबिलिटी फॉर डिसिसिव एक्शन. कि जिसमें प्रूफ्रॉक है, ही वो स्ट्राइकन विद फीलिंग्स ऑफ आइसोलेशन. वो स्ट्राइकन आई कैन से कि वो एक त्रस्त हुआ है, एक जख्मी कह सकते हैं, जैसे चोट लगी होती है उसे जख्मी बोलते हैं. तो वो अपनी फीलिंग्स से जो है जख्मी हुआ है. ही वॉज हैविंग फीलिंग्स ऑफ आइसोलेशन. वो अकेला फील कर रहा है एंड इनकेपेबल फील कर रहा है, क्योंकि वो कोई भी डिसिसिव एक्शन जो है नहीं ले पा रहा है. वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड स्टेट में है. ही अनलोड्स हिज माइंड टू हिज ओन सप्रेस्ड सेल्फ विच इज़ द यू ऑफ द पोएम. वो अपनी माइंड को जो है अनलोड कर रहा है अपनी सप्रेस्ड सेल्फ के साथ, द यू ऑफ द पोएम. नाउ सप्रेस्ड सेल्फ उसकी क्या है, हमें पोएम की ओपनिंग लाइन में ही जो है पता चलेगी. विच इज़ द ओपनिंग लाइन, लेट्स गो देन यू एंड आई. यहाँ पर जो ये यू है ये प्रूफ्रॉक की सप्रेस्ड सेल्फ है. दबा हुआ जो प्रूफ्रॉक है वो अपने आप को यू बोल रहा है, एंड आई इज़ द प्रूफ्रॉक हिमसेल्फ. Let's go then you and I when the evening is spread out against the sky like a patient etherized upon a table. So these are the opening lines of the poem which are famous also. Other famous lines are, do I dare disturb the universe? No, I am not Prince Hamlet nor was meant to be. It is impossible to say just what I mean. Now I will tell you about its epigraph. इसका जो epigraph है वो लिया गया है दांते की डिवाइन कॉमेडी के इनफर्नो से, कैंटो 27 से. इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम देयर. इसमें एक कैरेक्टर है गिडो नाम का, जो कि पोएट को मिलता है इन द हेल. तो गिडो एग्जामाइन की ये जो पोएट है, इसने अपनी जो सोल है वो अर्थ पे छोड़ दिया और ये वापस अर्थ पे नहीं जा सकता है. सो गिडो जो है अपना पास्ट जो है पोएट को कन्फेस करता है. इन द सेम वे प्रूफ्रॉक जो है वो कन्फेस कर रहा है अपना पास्ट टू अस. अस कौन है, द रीडर्स. तो इसका जो एपिग्राफ है इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहाँ से लिया गया. सो इट्स एपिग्राफ हैज़ बीन टेकन फ्रॉम दांतेज डिवाइन कॉमेडी इनफर्नो. नाउ वी विल डू इट्स समरी. It is an examination of the tortured psyche of the prototypical modern man, over-educated, eloquent, neurotic and emotional stilted. ये एक एग्जामिनेशन है किसका, टॉर्चर्ड साइक. साइक मीन्स कि मेंटल इमोशंस, जो उसके प्रूफ्रॉक के जो मेंटल इमोशंस हैं वो बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो चुके हैं. प्रोटोटिपिकल मॉडर्न मैन जो कि ओवर एजुकेटेड होता है. एलोक्वेंट मीन्स कि जो कि राइटिंग में स्पीकिंग में फ्लुएंट होता है. सो एलोक्वेंट इंटेलिजेंस टर्म में हम बात कर सकते हैं. न्यूरोटिक एंड इमोशनली स्टिल्टेड विच मीन्स कि उसकी मतलब मेंटली भी और जो उसकी इमोशनली भी जो डेवलपमेंट है वो बिल्कुल रुक चुकी है. न्यूरोटिक एंड इमोशनली वो स्टिल्ट हो चुका है. मीन्स कि वी कैन से हॉल्टेड ऑल्सो. इमोशनली हॉल्टेड, इमोशनली स्टंटेड वी कैन से कि बिल्कुल उसकी जो इमोशंस हैं, जो उसके न्यूरोटिक फीलिंग्स हैं वो सब खत्म हो चुकी हैं. ही सफ़र्स फ्रॉम आइसोलेशन. वो आइसोलेशन में सफ़र कर रहा है, मीन्स वो अकेला महसूस कर रहा है. सेल्फ डाउट में, उसे अपने आप में डाउट है. इनकॉन्फिडेंट है वो. ही इज़ टू फियरफुल. बहुत ज़्यादा वो डर रहा है. एंड इनडिसिसिव मीन्स कि कोई भी वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है टू एक्ट ऑन हिज डिज़ायर्स. अपनी डिज़ायर्स के ऊपर एक्ट करने के लिए वो कोई भी पर्टिकुलर स्टेप जो है वो नहीं ले पा रहा है. पर्टिकुलरली फॉर अ विमेन, एक विमेन के लिए. इंस्टेड गेटिंग लॉस्ट इन थॉट्स, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है, बल्कि क्या हो रहा है कि वो अपने ही थॉट्स में जो है बिल्कुल लॉस्ट हो चुका है. अबाउट हिज परसीव्ड फिजिकल इनएडिक्वेसीज, कि अपने ही उसके अपने दिमाग में उसने अपनी फिजिकल इनएडिक्वेसीज को बना लिया हुआ है कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं दिखने में अच्छा नहीं हूँ. तो उसकी हार्श जजमेंट्स ने उसे जो है काफ़ी रोक दिया, उसकी डेवलपमेंट को ख़त्म कर दिया है, रोक दिया है. ही इमेजिन्स अदर्स स्पेशली विमेन वुड मेक ऑफ हिम, वुड मेक फन ऑफ हिम, ऐसे आएगा यहाँ पे. वो सोच रहा है कि दूसरे लोग स्पेशली विमेन जो हैं वो उनके बारे में सोच रहे हैं कि वो जो है मेरा मजाक बनाएंगी. सो वो अपने ही इस परसीव्ड इमोशंस में, परसीव्ड थॉट्स में जो है फंसा हुआ है. It reflects his disconnected and disillusioned state of mind, culminating in a poignant realization of his inability to overcome his paralysis and connect with the world. इससे क्या हो रहा है, वो डिसकनेक्ट हो रहा है. डिसइल्यूजन मीन्स सैडनेस की वाली स्टेट में आ रहा है और अपने दिमाग में, कल्मिनेटिंग मीन्स
कल्मिनेट कर रहा है, बना रहा है एक पोइग्नेंट रियलाइजेशन। सैड पोइग्नेंट ऑल्सो मीन्स कि कोई चीज़ जो इवोक करी हमारी सैडनेस को, इवोक कर रहा है अपनी सैडनेस, अपनी रियलाइजेशन को ऑफ हिज इनएबिलिटी, कि वो अपनी पैरालिसिस को वर्ड के साथ कनेक्ट करने की इनएबिलिटी जो है वो खुद ही बना रहा है अपने दिमाग में। ही कॉन्स्टेंटली क्वेश्चंस, वो लगातार यही क्वेश्चन पूछे जा रहा है, डू आई डेयर, डू आई डेयर। डू आई डेयर मीन्स कि क्या मुझ में हिम्मत है, बट नेवर फॉलोज थ्रू, बट वो हिम्मत करता नहीं है। ही इज कंज्यूम्ड बाई एंजाइटीज अबाउट हिज फिजिकल अपीयरेंस एंड इंटेलेक्चुअल शॉर्टकमिंग्स। उसके दिमाग में सिर्फ उस एंजाइटीज चल रही हैं। किस चीज़ के बारे में एंजाइटीज हैं? अबाउट हिज फिजिकल अपीयरेंस, कि मैं दिखता अच्छा नहीं हूँ। इंटेलेक्चुअली शॉर्ट कमिंग्स, जो उसकी लाइफ में जो शॉर्ट कमिंग्स आ रही हैं वो उसके दिमाग में जो है कंज्यूम हुई हुई हैं। ही प्रोजेक्ट्स हिज इनसिक्योरिटीज ऑन टू अदर्स, इमेजिनिंग विमेन विस्परिंग अबाउट हिज थिनिंग हेयर और थिन बॉडी स्ट्रक्चर विच फर्दर फ्यूल्स हिज फियर। तो वो क्या कर रहा है? ही प्रोजेक्ट्स हिज इनसिक्योरिटीज, अपनी इनसिक्योरिटीज को वो दूसरों के ऊपर मतलब थोप रहा है, कि कुछ ना कुछ बहाना बना के वो रुक रहा है वहां से उस वुमेन को रीच करने में, अप्रोच करने में। वो क्या सोच रहा है? वो ये सोच रहा है कि जो विमेन है वो मेरे बारे में ही विस्परिंग करेंगी और क्या सोचेंगी कि इसके बाल कितने पतले हैं और इसका बॉडी स्ट्रक्चर, इसके हाथ पैर कितने पतले हैं। तो ये चीज़ें उसके दिमाग में और ज़्यादा डर जो है भर रही हैं। हिज होप्स रिमेन्स मोस्टली एम्प्टी थ्रू आउट द पोइम, जो उसकी होप्स हैं थ्रू आउट द पोइम जो है एम्प्टी हैं। ही इज स्ट्रगल टू फिगर आउट हाउ टू क्रिएट एंड मेंटेन रिलेशनशिप्स। वो स्ट्रगल कर रहा है लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किसी के साथ कैसे अपना रिलेशनशिप है जो क्रिएट कर रूँ, या उस रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन कर पाऊँ। ही फील्स दैट दिस वर्ल्ड इज लुकिंग डाउन अपॉन हिम एज अ सेकेंड रेट स्टेटस डिस्क्राइब्ड इन द वर्ड्स आई एम नॉट प्रिंस हैमलेट। वो खुद को बोल रहा है कि मैं प्रिंस हैमलेट नहीं हूँ, यानी कि वो खुद को एक वो ये सोच रहा है कि मैं एक सेकेंड रेट स्टेटस हूँ, मैं दूसरे लोग हैं वो मुझे ही दे विल लुक डाउन अपॉन मी। One of the famous lines in the poem that sums up the very essence of this poem is this: I have measured out my life in coffee spoons, which sets the mood of the poem. Coffee spoon, it is a metaphor. यहाँ पर टी.एस. एलियट ने कॉफी स्पून को एज अ मेटाफर यूज़ किया है। इस का मतलब ये बन रहा है कि जो प्रूफ रॉक है उसने अपनी पोटेंशियल को, अपनी काबिलियत को जो है वेस्ट कर लिया है। प्रूफ रॉक ने सारी अपनी ज़िंदगी जो है इन छोटी छोटी चीज़ों में ही, फालतू की चीज़ों में वो उलझा हुआ है। इन छोटी छोटी चीज़ों के बारे में वो सोच रहा है कि मेरी बॉडी स्ट्रक्चर को देखकर लोग क्या कहेंगे, या मेरे बालों को देखकर लोग क्या कहेंगे। तो ये इन छोटी छोटी माइन्यूट चीज़ों में वो उलझा हुआ है, जिससे वो अपना पोटेंशियल जो है वेस्ट कर रहा है, अपनी टाइम को भी वेस्ट कर रहा है। The image of the coffee spoons convey how the narrator looks back and assesses his life with the least inadequate tool to measure his mundane and immeasurable life. Mundane and immeasurable life. वही चीज़ मैंने आपको अभी बताई कि वो अपनी लाइफ की छोटी छोटी फालतू की चीज़ों में जो है अपनी लाइफ को मेजर कर रहा है। Eliot ended his poem with the death of his speaker. Eliot जो है इस पोएम को एंड करता है with the death of his speaker, which who is proof rock. अंडरस्कोरिंग द डेंजर्स इनहेरिट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। वो इस जो मॉडर्न वर्ल्ड के जो डेंजर्स हैं इनहेरिट हो रहे हैं वो उनको अंडरस्कोर कर रहा है, मतलब कि वो उनका सामना जो है वो नहीं कर पाया है। सो दिस वे इलियट एंडेड अप द पोएम। तो इसी नोट के साथ हम भी इस पोएम को एंड करते हैं। सो आई होप यू लाइक इट। इफ सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर सच वीडियोज। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। गॉड ब्लेस यू।